हेलो व्यूवर्स, ये है नॉलेज वाइब्स और आज हम बात करेंगे कीन्स के रोज़गार सिद्धांत के बारे में। कीन्स के रोज़गार सिद्धांत से संबंधित ये हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले कीन्स का रोज़गार सिद्धांत पार्ट 1 हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझने के लिए ये ज़रूरी है कि आप पार्ट 1 को ज़रूर देखें। पहले पार्ट में हमने इफ़ेक्टिव डिमांड यानी प्रभावपूर्ण मांग के बारे में विवेचना की थी और इस वाले पार्ट में हम जो प्रभावपूर्ण का मांग का बिंदु है वो निर्धारित कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु वही बिंदु है जहाँ पर समग्र मांग और समग्र पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो जाएं, या फिर समग्र मांग वक्र को समग्र पूर्ति वक्र जिस बिंदु पर काटेगा वही आपका प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु होगा और यहीं आपका रोजगार का संतुलन स्थापित होगा। तो सबसे पहले ये देख लें कि समग्र मांग क्या होती है। देखिए, समग्र मांग यानी एग्रीगेट डिमांड किसी भी अर्थव्यवस्था के जब आप संपूर्ण उपभोग को और उसमें हो रहे इन्वेस्टमेंट को जोड़ देते हैं तो वो समग्र मांग कहलाता है। यानी एग्रीगेट डिमांड AD = C+I होता है। यहाँ पर C फॉर है कंजम्पशन और I फॉर होता है इन्वेस्टमेंट। और कुल मांग यानी एग्रीगेट डिमांड और जो रोज़गार की मात्रा होती है उसमें सीधा संबंध होता है, यानी AD = F/N होता है। इसके बाद समग्र पूर्ति देख लीजिए। जो एग्रीगेट सप्लाई है वो अर्थव्यवस्था में उपभोग एवं विनियोग के लिए उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा को कहते हैं। यानी समग्र पूर्ति जो है वो किसी अर्थव्यवस्था में किसी समय पर उपभोग और विनियोग के लिए जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध हैं उन सब का योग होती है। तो जो आपकी कुल पूर्ति या समग्र पूर्ति या एग्रीगेट सप्लाई है वो बराबर होती है नेशनल इनकम के और वो बराबर होता है नेशनल प्रोडक्शन के। दूसरे शब्दों में आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि फर्मों को निर्दिष्ट उत्पादन और रोजगार के स्तर को अपनाने के लिए जो न्यूनतम बिक्री आय प्राप्त होनी चाहिए उसे कुल पूर्ति मूल्य कहते हैं। अब डायग्राम के माध्यम से अगर आप देखें तो ये होता है डायग्राम। यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि जो एक्स एक्सिस है उस पर रोजगार का स्तर और आय के स्तर को दिखाया गया है। जो वाई एक्सिस है इस पर लागतें और प्राप्तियाँ दिखाई गई हैं। यहाँ पर ये वाला कर्व जो है ये जा रहा है ये एस यानी कि एग्रीगेट सप्लाई, ये एक टाइम तक तो गोल रहता है लेकिन ऊपर जाकर ये सीधी रेखा के रूप में आ जाता है। दूसरा यहाँ पर कर्व जो है समस्त मांग वक्र 1 ये आ रहा है यानी एग्रीगेट डिमांड। तो प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु वो बिंदु है जहाँ पर AS और AD एक दूसरे को काटें। तो पहला संतुलन जो ये चित्र दिखा रहा है वो है E, वो है आपका E। ये बिंदु है संतुलन का। E बिंदु पर ON की बराबर रोजगार आपको प्राप्त हो रहा है किसी भी अर्थव्यवस्था में। तो इस चित्र के अकॉर्डिंग ON रोजगार के स्तर को प्राप्त करने के लिए AS और AD आपस में E बिंदु पर मिलते हैं। एक यहाँ पर आपको दूसरा वक्र दिखाई दे रहा है जिस पर लिखा है समस्त मांग वक्र 2। तो जिस ADF जिसे दिखाया गया है, तो ये इसलिए दिखाया गया है कि कीन्स का ऐसा मानना है कि जो रोज़गार संतुलन है वो पूर्ण रोज़गार के स्तर से पहले ही प्राप्त हो जाता है। जो पूर्ण रोज़गार की स्थिति है वो एक सामान्य स्थिति नहीं है। विकसित और विकासशील देशों में किसी न किसी स्थिति में जो है आपका बेरोज़गारी देखने को मिलती है। तो जब ई बिंदु पर C+I यानी कि जो आपकी कुल मांग है वो आपकी इस बिंदु पर E बिंदु की बराबर है, और अगर आप रोज़गार के स्तर को बढ़ाना चाहें, क्योंकि कीन्स के अकॉर्डिंग जो पूर्ति है वो अल्पकाल में स्थिर रहती है, केवल मांग ही वो तत्व है जो प्रभावपूर्ण मांग को या रोज़गार के स्तर को आगे पीछे धकेल सकती है, और कुल मांग ही रोज़गार से सीधा संबंध रखती है। तो अगर जो अर्थव्यवस्था में कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट है उससे काम नहीं बन रहा है, रोज़गार ई बिंदु पर आ रहा है, और जो अर्थव्यवस्था में रोज़गार को बढ़ाना चाहती है सरकार, तो सरकार को आगे आना पड़ेगा और वो प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक व्यय करेगी। तो ये आपका फिर समीकरण बन जाता है C+I+G यानी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, या आप उसको कह सकते हैं सार्वजनिक व्यय। तो जब प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ा दिया गया तो ये वक्र ऊपर को चढ़कर यहाँ पहुँच गया, तो ये EF बिंदु पर फिर जो है AS को काट रहा है। तो ये N से लेकर NF की दूरी है, यहाँ तक रोज़गार बढ़ गया।
यानी जब सरकार ने हस्तक्षेप किया और सार्वजनिक व्यय को बढ़ाया, जिसकी बदौलत जो आपका प्रभावपूर्ण मांग है वो बढ़ गई, तो जो रोज़गार का स्तर है वो पहले से थोड़ा ऊपर हो जाएगा। इसके बाद जो ये एग्रीगेट सप्लाई वाली रेखा है वो एक लंबवत रेखा के रूप में चलती है। ऐसा इसलिए है कि एक सीमा के बाद आप रोज़गार को, जो प्राकृतिक सीमा है, ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि जो पूर्ति होती है वस्तुओं और सेवाओं की वो एक प्राकृतिक सीमा के बाद नहीं बढ़ सकती। एक समय के बाद जब रोज़गार के जितने भी साधन हैं, जब वो रोज़गार पर लग जाएंगे, तो पूर्ण रोज़गार का बिंदु जो जब प्राप्त हो जाएगा, जो यहाँ पर NF या EF से दिखाया गया है, उससे आगे आप रोज़गार को बढ़ा नहीं सकते, सप्लाई को बढ़ा नहीं सकते। इसलिए जो AS रेखा होती है ये आपकी सीधी लंबवत रूप में चल पड़ती है। तो इसके बाद देखिए जो और इसके रोज़गार सिद्धांत के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, या इसको समझने के लिए जो ज़रूरी है वो देख लीजिए कि प्रभावपूर्ण मांग बिंदु पूर्ण रोज़गार का स्तर नहीं होता है। रोज़गार सिद्धांत में कुल पूर्ति और कुल मांग की तुलनात्मक महत्व को अगर आप देखेंगे, तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि एल्काल में कीन्स ने पूर्ति को स्थिर माना है, क्योंकि जो तकनीकी दशाएँ हैं वो चेंज नहीं हो सकती हैं। बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो पूर्ति में बदलाव नहीं कर सकते, इसलिए कुल मांग को परिवर्तनशील माना है। इसलिए प्रभावपूर्ण मांग के निर्धारण में अगर आप तुलनात्मक रूप से देखेंगे, तो जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो आपका कुल मांग या एग्रीगेट डिमांड का ही होता है। कुल पूर्ति को अल्पकाल में कीन्स ने स्थिर मान लिया है। तो अब बात करेंगे कि कुल मांग यानी एग्रीगेट डिमांड किन किन बातों से प्रभावित हो सकती है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनमें परिवर्तन कर हम कुल मांग को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे जो है रोज़गार का स्तर को बढ़ाया जा सके। तो देखिए जो कुल मांग होती है वो मुख्यतः दो बातों पर निर्भर करती है। पहली होती है उपभोग मांग और दूसरी होती है विनियोग क्रिया। यानी इन दोनों में अगर वृद्धि होगी तो रोज़गार आपका बढ़ेगा। तो इसमें कुल मांग जो है, पहला वाला जो उपभोग मांग है, ये दो चीज़ों पर निर्भर करती है। पहला आपका आय का आकार कितना है, जितनी किसी व्यक्ति की आय है उसी के अकॉर्डिंग वो जो है किसी भी चीज़ के लिए डिमांड करेगा। और दूसरा है कि जो आय का उपभोग किया जाने वाला हिस्सा है वो कितना है। यानी कि जो आप मान लीजिए आप 10,000 रुपया कमा रहे हैं, तो क्या 10,000 का 10,000 उपभोग कर रहे हैं, या उनमें से कुछ पैसे को बचाकर आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। तो जो उपभोग पर किया जाने वाला आय का हिस्सा है, इसके निर्धारक तत्व होते हैं जो आपकी मार्जिनल और जो आपकी एवरेज कंजम्पशन प्रोपेंसिटी है, उसके द्वारा जो है ये पार्ट बी आपका निर्धारित होगा। अब दूसरा हिस्सा इसमें आ जाता है आई। हमने लिखा है C+I। तो ये तो था सी को निर्धारित करने वाले तत्व। अब जो इन्वेस्टमेंट है यानी विनियोग है वो किस किस चीज़ से प्रभावित होगा। तो इसमें पहला है पूंजी की सीमांत उत्पादकता और दूसरी है ब्याज दर। देखिए जो ब्याज दर होती है वो एक निश्चित समय के लिए तरलता परित्याग का पारितोषिक है। ये कीन्स का तरलता पसंदगी का सिद्धांत भी है। तरलता का मतलब होता है एक ऐसी करेंसी जिसको आप आसानी से खर्च कर सकें। अगर प्रैक्टिकली देखें तो आपके जेब में जो सिक्के और नोट होते हैं वो तरल होते हैं, वो तरलता होती है। तो कीन्स ने अपने जो ब्याज दर का सिद्धांत दिया है उसमें ये बताया है कि ब्याज वो चीज़ होती है जो एक निश्चित समय के लिए अपने तरलता परित्याग करने का पारितोषिक है। यानी मान लीजिए आपके पास 20,000 रुपये हैं, या तो आप उसे अपने पास रखिए या फिर आप किसी को उधार दे दीजिए 20,000 रुपये और उससे कहें कि 2 महीने बाद मुझे 22,000 रुपये वापस कर देना। तो 2 महीने तक आपके पास से आपके 20,000 रुपये गए, तो उस त्याग के बदले में आपको 2,000 रुपये एक्स्ट्रा प्राप्त हो रहे हैं। यही आपका कीन्स के अकॉर्डिंग ब्याज है। तो व्यक्ति जो तरलता यानी जो हम लिक्विडिटी यानी जो पैसा कैश में अपने पास रखना चाहते हैं, उसके 3 उद्देश्य होते हैं। पहला तो होता है लेन देन, रोज़मर्रा के खर्चे या जो भी हो उसके लिए। दूसरा होता है संकटकालीन खर्चे, व्यक्ति थोड़ा सा पैसा रखना चाहता है कि आकस्मिक कोई खर्चा ना आ जाए। और तीसरे लोग सट्टेबाजी में उस पैसे को लगाते हैं। तो ये 3 उद्देश्य होते हैं जिस कारण व्यक्ति अपने पास जो है नकदी या तरलता को रखना चाहता है। इसमें से जो पहले 2 हैं यानी सतर्कता उद्देश्य और लेन देन का उद्देश्य, ये तो स्थिर ही हैं, क्योंकि व्यक्ति को मालूम होता है उसका खर्च कितना है। और दूसरा, उसे जितना एक अमाउंट नॉर्मली वो रखता है अपने पास कि जितना उस सतर्कता उद्देश्य के लिए रखनी पड़ते हैं वो भी स्थिर ही रहता है। लेकिन तीसरा जो सट्टेबाजी है वो अस्थिर होता है, क्योंकि जो सट्टेबाजी की प्रवृत्ति है वो मुख्यतः
ऋणदाताओं की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। इसलिए कीन्स ने ब्याज दर के दो ही निर्धारक माने हैं, पहला सट्टे की प्रवृत्ति और दूसरा मुद्रा की मात्रा। अब जो विनियोग को निर्धारित करने वाला दूसरा तत्व है यानी पूंजी की सीमांत उत्पादकता। तो पूंजी की सीमांत उत्पादकता और ब्याज दर में अगर आप देखें तो कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये देख लीजिए कि पूंजी की सीमांत उत्पादकता तथा ब्याज दर द्वारा विनियोग का निर्धारण होता है। एक उद्यमी विनियोग करते समय पूंजी की सीमांत उत्पादकता की ब्याज से तुलना करता है, और जब तक पूंजी की सीमांत उत्पादकता ब्याज दर से अधिक रहती है उद्यमी विनियोग करता है। यानी जिस रेट पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, जिस दर पे आपको ब्याज मिल रहा है, अगर उससे ज़्यादा आप पैसा उस लोन, जैसे मान लीजिए आपने बैंक से लिया 1,00,000 रुपए का और 1 साल पर 10,000 रुपये उसने ब्याज लगा दिया, तो 1 साल के अंदर अगर आप 20-25 हज़ार रुपये उस लाख रुपए से कमा पाएंगे तो ही आप विनियोग करेंगे। क्यों? तो यही बात यहाँ कही गई है कि जब तक ब्याज दर से अधिक पूंजी की सीमांत उत्पादकता रहती है विनियोग जो है होता रहता है। ठीक है। और उद्यमी विनियोग करते करते एक ऐसा समय आता है जब पूंजी की सीमांत उत्पादकता ब्याज दर के बराबर हो जाती है, तो वहाँ विनियोग करना वो बंद कर देगा। रीज़न यह है, मान लीजिए आपके पास 1,00,000 रुपया है और बैंक ने आपको 1,00,000 रुपया लोन देते हुए कहा कि साल के आखिर में आपको 1,10,000 वापस करने हैं। आपने उस पैसे को किसी भी कारोबार में लगा दिया और वहाँ से भी आपको 1,10,000 ही मिल रहे हैं, तो जब तक आपको फ़ायदा नहीं होगा आप विनियोग नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो विनियोग करता है या जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो लोग इन्वेस्टमेंट बंद कर देंगे। तो इन्वेस्टमेंट तब तक ही जारी रहता है जब तक जो पूंजी की सीमांत उत्पादकता है वो आपका जो ब्याज दर है उससे अधिक हो। ये सारे पॉइंट्स थे कीन्स के रोज़गार सिद्धांत के बारे में। यहाँ पर एक बार रिवीजन और देख लीजिए कि जो कीन्स का रोज़गार सिद्धांत है वो प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है, और प्रभावपूर्ण मांग जो है वो समग्र पूर्ति और समग्र मांग पर डिपेंड करती है। तो समग्र पूर्ति को क्योंकि कीन्स ने अल्पकाल में स्थिर माना है, इसलिए प्रभावपूर्ण मांग के निर्धारण और रोज़गार के स्तर को बढ़ाने के लिए जो आपकी कुल मांग है वही इम्पॉर्टेंट है। तो जो आपकी कुल मांग होती है यानी एग्रीगेट डिमांड बराबर आपकी क्या रहती है, C+I। तो अगर अर्थव्यवस्था में रोज़गार के स्तर को बढ़ाना है तो आपको कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है। जब कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है तो उन कारकों पर ध्यान देना है जिनके कारण कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, या जो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के निर्धारक होते हैं। इसमें किन्हीं किताबों में +G और लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि जब अर्थव्यवस्था में रह रहे जो भी लोग हैं उनके प्रयासों से कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ पाता है तो सरकार आगे आती है और वो सार्वजनिक व्यय करती है, जिससे प्रभावपूर्ण मांग जो है वो बढ़ जाती है। इसलिए जो AD होता है वो C+I+G है मॉडर्न बुक्स में। यहाँ पर AD बराबर एग्रीगेट डिमांड होता है, C फॉर कंजम्पशन होता है, I फॉर इन्वेस्टमेंट होता है, और जो G है ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, जिसे आप सार्वजनिक व्यय भी कह सकते हैं। तो ये था हमारा वीडियो कीन्स के रोज़गार सिद्धांत के बारे में। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।